रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक जो पढ़े हैं, इसमें जितना चीज लिखे हैं उसको समझते हैं फिर से एक बार बारी बारी से। अभी आप तुरंत लिखे हो, यहाँ पे बताए हैं कि नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका जो है, ये दो कोशिकाएं कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होती है, ठीक है, जिसको हम लोग STD कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। और यहाँ पे देखो 250 कंपार्टमेंट जो होता है एक टेस्टिस में होता है, यानी एक वृषण में कितना कंपार्टमेंट होता है? 250। दोनों में कितना हो जाएगा? 500। एक सेमनीफेरस ट्यूबुल एक कंपार्टमेंट में कितना सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होगा? 3। अधिकांश कितना होगा? 3। और एक भी हो सकता है, 1 से लेकर 3 होता है। तो अधिकतम जो ये क्या बोलता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होगा, उसकी संख्या कितना हो जाएगा जी? 1500। 500 से गुना कर देंगे तो, यानी हमारे पास वृषण की संख्या है 2, तो टोटल सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का संख्या आ जाएगा कितना हमारे पास? 1500। अगर एक शुक्राणु एक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में पैदा होता है तो नंबर ऑफ स्पर्म्स, यानी टोटल, अगर कभी कभी पूछ दे, क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में एक शुक्राणु पैदा हुआ है तो बताइए हमारे दोनों वृषण में कितने शुक्राणु पैदा होंगे उस समय? तो कितने आंसर बताएंगे हम? 1500 बताएंगे। क्लियर? देखो एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं ऊपर से लेकर। अच्छा, अभी हार्मोन के बारे में बताए हैं। कौन हार्मोन बताया है? देखो यहाँ पे नाम लिखे हैं, पुंजन। पुंजन हार्मोन क्या है? एंड्रोजन हार्मोन है। ये एंड्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी नर जनन तंत्र के बारे में। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सिंपल सी बात है कि मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेल में यह हार्मोन होता है। कौन? एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लिखा है उसमें, कहाँ स्रावित होता है? नाम बताओ। वृषण से। कहाँ से होता है? वृषण से। समझ में आ रही है बात ना? वृषण से ये स्रावित होता है एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम लोग पुंजन भी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो कि टेस्टिस के आंतरिक भाग को ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। प्रतिरक्षा का मतलब होता है वो इम्यूनाइजेशन कहते हैं उसको। देखो उसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा इम्यून वर्ड सुना तुम लोग? इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कहते हैं इसको प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इसको हम लोग 11th में पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे इसमें। इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, जिस तरह से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सच उसी तरह से एक इम्यून सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। बाहर से वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी प्रोटोजोआ अगर अटैक करता है बीमारी उत्पन्न करने के लिए, तो उससे वही एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाया होता है उससे फाइट करता है, लड़ता है और उसको दबा देता है। ठीक है, हमारे पास अगर इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रांग है, सही है, ठीक है, तो हम जल्दी बीमारी से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो अधिकांश बीमारियां होती हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग को मतलब आए दिन बीमारियां होती हैं, एक दिन भी नहीं बीतता है कल होकर उसको बीमारी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी फीवर तक भी नहीं छूता, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है। और एक खान पान पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऊपर से समझाइज कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज बाकी भी है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र नर के शरीर यानी पुरुष के शरीर के किस क्षेत्र में होता है? बताओगे किस क्षेत्र में? पेल्विक रीजन में। इसका हिंदी क्या बताया है? श्रोणि क्षेत्र। कहाँ पे होता है इसका पोजीशन? यही होता है, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट थोड़ा सा नीचे। अब इस नर जनन तंत्र में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं जी? वृषण, यानी इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। संख्या इसका कितना होता है? बोलो 2। कितना होता है? 2, यानी एक जोड़ा टेस्टिस होता है नर जनन तंत्र में। इसमें सहायक नलिकाएं भी होती हैं। नलिका क्यों जरूरी है? क्योंकि इस वृषण से जो स्पर्म बनेगा वो सीमेन के साथ मिलकर उस नली के द्वारा ही आगे पहुंचेगा, पेनिस के माध्यम से, तब वेजाइना में ट्रांसफर होगा आगे जाकर, ठीक है। तो सहायक नलिका होती है। सहायक नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि का इंग्लिश क्या होता है? ग्लैंड्स। क्या होता है? एक जोड़ी ग्रंथि, 1 पेयर, ठीक है, एक जोड़ी। जबकि हम लोग इसमें एक ग्लैंड एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे कि ग्लैंड का नाम सुन लो। एक होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा होगा सेमनी वेजाइकल ग्रंथि, सेमनी वेजाइकल ग्लैंड, और तीसरा होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलेंगे, ठीक है। तीनों हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताया आपको अब कि ये वृषण जो है, अब वृषण से फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो वृषण का संख्या होगा 2। वृषण का आकार लगभग क्या होता है? गोला होता है।
वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 4। लंबाई इसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है बताएं? वृषण की लंबाई 4 से 5 और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीग्रेड। ये वृषण एक ढीली ढाली आवरण से बाहर से ढका होता है। जिस ढीली ढाली आवरण का नाम क्या है बताइए? वृषण कोश। क्या नाम है इसका? वृषण कोश, या इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम ये क्या करता है जी? इसका क्या फंक्शन है? तो याद रखना कि ये शरीर के जो तापमान है उस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान कम करता है, क्योंकि उतने डिग्री टेम्परेचर कम करने से इसके अंदर का शुक्राणु क्या होगा? जीवित रहेगा, जिससे अगला प्रोसेस रिप्रोडक्शन का संभव हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ये टेस्टिस के स्क्रोटम का कहानी हो गया। अब दूसरा चीज कि एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं बाबू? यहाँ बताया, अब यहाँ ध्यान दो कितने होते हैं कंपार्टमेंट्स? 250। ठीक है, 250। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हिंदी में क्या नाम दिए थे इसका? क्या नाम दिए थे बताइए इसका हिंदी में? वृषण पालिका लिखाया होंगे कहीं हम। हाँ, वृषण पालिका ही लिखाया होंगे। ठीक है, देखिए 250 होता है। 250 कक्ष होता है जिसको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। और दोनों टेस्टिस में मिलकर इसका संख्या कितना हो जाएगा? 500। एक खंड में यानी एक कक्ष में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है? यानी शुक्रजनन कोशिकाएं कितनी होती है? शुक्रजनन नलिका कितनी होती है? 1 से 3। ठीक है, यानी अधिकांश संख्या से कितना हो गया? 3। तो टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या पूछा जाए तो 3 से क्या कर देंगे? यहाँ पे 500 से गुना कर देंगे। जब एक टेस्टिस में होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो दोनों टेस्टिस में हो जाएगा 500। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 गो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, तो 500 में कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ सवाल मिलेगा कि अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्पर्म पैदा होता है तो बताइए उस समय हमारे दोनों वृषण में, दोनों टेस्टिस में कितने शुक्राणु पैदा होंगे? तो क्या आंसर बताएंगे हम? 1500 बताएंगे। ठीक है, दूसरा चीज अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है कितनी कोशिका के स्तर से बना है? 2 कोशिका के स्तर से। दोनों कोशिका का नाम देखो, अभी तुम समझा था। कौन कौन कोशिका है बताओ? एक मेल जर्म सेल्स यानी नर जर्म कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं या मेल जर्म सेल्स बोलते हैं। दूसरा है सर्टोली सेल्स, इसको सर्टोली सेल्स का लीडिंग सेल्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या करता है। मेल जर्म सेल्स का काम क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है ना। तो मेल जर्म सेल का काम क्या है? शुक्राणु को पैदा करना। जबकि सर्टोली कोशिका का क्या काम है? इस शुक्राणु को, जो शुक्राणु पैदा हुआ उस शुक्राणु को जीवित रहने के लिए क्या देगा? वो भोजन देगा, यानी पोषण देगा। तो पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका और शुक्राणु को पैदा करता है नर जर्म कोशिका। ठीक है, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है, जो हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पॉपुलेशन होता है पॉसिबल हो पाता है, उस हार्मोन का नाम क्या हो? पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? कहाँ से रिलीज होता है ये हार्मोन? टेस्टिस से, यानी वृषण से। अच्छा, एक चीज और पता है आपको कि ये जो कहाँ चला गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो बाहरी हिस्सा है ये